नमस्कार दोस्तों, विजय शक्ति में आपका स्वागत है। तो क्या किया जाए, क्लास स्टार्ट किया जाए? हाँ, रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं? और सब्सक्रिप्शन, हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करवाएंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, किसका? मोशन अंडर ग्रेविटी का। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज ये खत्म हो जाएगा। चलिए, हाँ, ये सवाल लगाता हूं पहला आज का। क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाता है, तो क्या होगा? कोई कह रहा है अंतरिक्ष यान है, मान लिया ये है, और ये चक्कर लगा रहा है। तो अंतरिक्ष यान जब चक्कर लगाता है तो स्थिति क्या बनती है? ये गोलाई में चक्कर लगा रहा होगा, कुल मिलाकर के ये ऐसे चक्कर लगा रहा होगा, ऐसे। हाँ, ये अंतरिक्ष यान है। ठीक है ना? चलिए, ये अंतरिक्ष यान है, ये ऐसे चक्कर लगा रहा है। उसकी एक परिक्रमण कक्ष होगी जिस पर वो चक्कर लगा रहा होगा, तो ये लगा रहा है। ठीक ना? ये स्थिति है। इसमें एस्ट्रोनॉट वगैरह बैठे हुए हैं। तो कह रहा है ये एस्ट्रोनॉट जो बैठे हुए हैं ये एक एप्पल छोड़ दे रहे हैं। तो ये एप्पल क्या करेगा, क्या स्थिति होगी उस एप्पल की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एप्पल छोड़िए, मान लिया यहाँ जो एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है वो बाहर आ जाए, तो कहाँ आएगा? इसी पे कहीं पर आ गया। मान लिया एस्ट्रोनॉट उस पर से, एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, वो बाहर निकल करके आ गया। तो उस एस्ट्रोनॉट की स्थिति क्या होगी, क्या करेगा एस्ट्रोनॉट? मान लिया ये जो है इस कक्ष में चक्कर लगा रहा है, ये जो अंतरिक्ष यान है, मान लिया ये v वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, यानी कि वेलोसिटी की दिशा क्या होगी? ऐसे होगी। हाँ, तो ये जो अंतरिक्ष यात्री बाहर निकलेगा ये भी v से ही चक्कर लगाएगा और इसकी दिशा भी ऐसे हो जाएगी। समझे? कुल मिला के कहने का मतलब, अगर अंतरिक्ष यान की स्पीड v है और वो ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो अंतरिक्ष यान से जो भी चीज निकलेगी वो भी v स्पीड से ही ऐसे ऐसे चक्कर लगाने लगेगी। ये एक कॉन्सेप्ट है कि जो चीज इससे बाहर आएगी वो अंतरिक्ष यान की वेलोसिटी को प्राप्त कर लेगी। जितना अंतरिक्ष यान की वेलोसिटी है वही वेलोसिटी इससे बाहर आने वाली चीज की भी हो जाएगी। अब मान लिया इससे बाहर अंतरिक्ष यात्री आ रहा है तो अंतरिक्ष यात्री की स्पीड भी हो जाएगी। इससे बाहर सेब आ रहा है तो सेब की स्पीड भी हो जाएगी। इससे बाहर कोई कुत्ता आ रहा है तो कुत्ते की स्पीड भी हो जाएगी। हाँ, वेलोसिटी भी हो जाएगी। स्पीड या वेलोसिटी वही चीज है। वेलोसिटी यहां बोलना इसलिए उपयुक्त है क्योंकि यहां पर हमको दिशा भी बताना है। ठीक है ना? तो v प्राप्त कर लेगा। अगर इसकी v है तो ये जो एस्ट्रोनॉट आया या जो एप्पल आया उसकी भी v हो जाएगी। अंतरिक्ष यान की दिशा ऐसे है तो जो एप्पल गिरेगा उसकी भी दिशा यही हो जाएगी, यानी दोनों की दिशा हो जाएगी। ये v, ये v। हाँ, इसकी डायरेक्शन ये तो इसकी डायरेक्शन ये, कुल नहीं। ठीक है ना? तो मैंने क्या कहा कि अंतरिक्ष यान चक्कर लगाता है ऐसे v स्पीड से, तो जो एप्पल गिराएगा वो क्या करेगा? वो भी चक्कर लगाने लगेगा ऐसे। किस स्पीड से? v स्पीड से। ठीक, चलिए तो देख लीजिए, इसमें कहीं अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वाह, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान हो जाएगा। ठीक है ना?
क्या स्थिति बनेगी, इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है ना। ये ऐसे सबसे बड़ी चीज है कि ये गीला हो जाता है भाई, हाँ समझ गए ना। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से मतलब उसी स्पीड से चक्कर लगाए, और जो दिशा अंतरिक्ष यान की होगी वही दिशा उसकी हो जाए। अगला क्वेश्चन लगाएं हम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्यों। पीसा की मीनार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। देखिए जनरली कोई दीवार मान लिया कोई चीज हो तो ऐसे खड़ी रहती है, ऐसन रहती है ला, ऐसन रहती है कि नहीं। ये जमीन है मान लो ये, और उस पर जो है ये ऐसे खड़ी रहती है। लेकिन जो पीसा की मीनार है वो ऐसे नहीं है, वो कैसे है, वो ऐसे है। कुल मिलाकर के एक तरफ क्या है, झुकी हुई है। हाँ? तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये झुकी हुई है तो ये गिर क्यों नहीं जाती, ये कह रहा है। देखिए मैं बता रहा हूं क्यों नहीं गिर जाती। कोई तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कोई चीज कब गिरेगी और कब नहीं गिरेगी। दो कॉन्सेप्ट समझिए, दो कॉन्सेप्ट क्या, एक ही समझिए आप। गुरुत्व केंद्र क्या होता है पहले आप बताइए मुझे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द्रव्यमान केंद्र आपको बताया था ना मैंने, वही द्रव्यमान केंद्र को आप मान लीजिए गुरुत्व केंद्र। द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र में माइन्यूट डिफरेंस होता है, लेकिन अब यहां पर हम उतना बहुत माइन्यूट नहीं चलेंगे। आप ये मान के चलिए कि द्रव्यमान केंद्र को ही गुरुत्व केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र में मैंने क्या बताया था कि वस्तु का समस्त द्रव्यमान जिस पॉइंट पर कार्य करता है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो उसी प्रकार से इसको मान लीजिए कि गुरुत्व केंद्र क्या कहेंगे, वस्तु का समस्त द्रव्यमान जिस बिंदु पर काम करेगा उसे उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहें, उसे उस वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहेंगे। देखिए माइन्यूट डिफरेंस ये कहता है कि समस्त द्रव्यमान जिस बिंदु पर काम करेगा उसे कहेंगे द्रव्यमान केंद्र, और समस्त भार जिस बिंदु पर काम करता है उसे कहते हैं गुरुत्व केंद्र। द्रव्यमान और भार में हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, समझ का डिफरेंस होता है, इसलिए मैंने यहां पर आपको बता दिया, क्योंकि मैंने आपको वहां पर सेंटर ऑफ मास समझाया था। चलिए यहीं पे चलते हैं कि गुरुत्व केंद्र क्या है। वस्तु का समस्त भार जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे उस वस्तु का हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो मान लिया ये कोई घर बना हुआ है ऐसे, तो मैंने कहा था कि लगभग बीचों बीच कहीं काम करता है, तो मान लिया ये गुरुत्व केंद्र यहां पर है, बीचों बीच इसलिए कि जितना ऊपर उतना नीचे जितना ये ऐसे मान लिया। तो होता क्या है कि मैं क्या बता रहा था, गुरुत्व केंद्र आपको समझ में आ गया ना। मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा कि कोई वस्तु कब गिरेगी कब नहीं गिरेगी। देखिए ये है मान लिया कोई घर, इस घर का ये सिरा क्या है, इसका तल है, इतना सिरा क्या है, तल, सरफेस। तल मतलब तरे है ना, नीचे है ना ये, अब इसका तल क्या है, ये है, इतना है, ठीक है ना। तो कोई वस्तु कब नहीं गिरेगी, गुरुत्व केंद्र से आप एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए, अगर वो ऊर्ध्वाधर रेखा उस वस्तु के तल से होकर के गुजर रही है तो हम कहेंगे कि वो वस्तु गिरेगी नहीं। जैसे इस केस में देखते हैं, ये है गुरुत्व केंद्र। अब गुरुत्व केंद्र से हमको एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच रहे हैं, ये ऐसे 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 ऐसे, मान लिया, ठीक है ना, ऐसे खींचा। ऊर्ध्वाधर का मतलब एकदम सीधी ऐसे, ठीक है ना। तो आपने एक रेखा खींच लिया, अब ये जो रेखा आपने खींचा ये गुजर कहां से रही है, ये इसी तल से ही तो गुजर रही है, यहां तक तल है इस वस्तु का, और ये रेखा कहां से गुजर रही है, यहां से गुजर रही है,
इसको ऐसे पूरा बना लीजिए, तो मैंने समझाने के लिए आपको। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस केस में गुरुत्व केंद्र से होकर के गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा इसके तल से होकर के गुजर रही है। और जान लीजिए, अगर जब तल से होकर के गुजरेगी तो वस्तु गिरेगी नहीं, यानी इस केस में वस्तु नहीं गिरेगी। इस केस में अब देखो, मैंने पहले भी बताया था जब आपको गोवर्धन पर्वत वाला एग्जाम्पल दिया था कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि कहां पर है, समझे, सेंटर ऑफ मास कहां होता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होती। कहने का मतलब कुल मिलाकर के कि समस्त भार किस बिंदु पर काम कर रहा हमको नहीं पता होता, लेकिन एक माना जाता है कि कहीं बीचों बीच काम करता है। चलिए मान लिया इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये पीसा की मीनार वाला एग्जांपल बता रहा हूं। अब इससे भी एक रेखा खींच लीजिए, ये भी कहां से होकर के गुजर रही है, तल से ही तो होकर के गुजर रही है, यानी हम कहेंगे कि ये भी नहीं गिरेगी। तो आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये बताइए फिर गिरेगी कब। देखो मान लिया ये और झुक जाए, ये ऐसे हो जाए, और गिर गए और झुक गई ना ये कहीं, मान लिया ये ऐसे हो जाए। अब कहीं मान लिया ये बीचों बीच है इसका गुरुत्व केंद्र, भाई गुरुत्व केंद्र तो ये जो एरिया है इसका होगा ना, तो इसके बीचों बीच कहीं है गुरुत्व केंद्र यहां पे। अब क्या होगा कि इस गुरुत्व केंद्र से आप फिर रेखा खींचिए, ऐसे यहां से होकर के गुजर रही है रेखा, गुरुत्व केंद्र यहां से होकर। तल कहां है इसका तल ये है, ये रेखा कहां से गुजर रही है, यहां से, यानी रेखा बाहर से गुजर रही है। और जब रेखा तल से न गुजर करके बाहर से गुजरेगी तो हम कहेंगे कि वो वस्तु गिर जाएगी। कोई भी वस्तु हो, बिल्डिंग हो, आदमी हो, कुछ भी हो। हाँ, जैसे अगर हम ऐसे सीधे खड़े हैं तो आप मान लीजिए हाँ कि हमारा कहीं गुरुत्व केंद्र है, मान लीजिए नाभि पर गुरुत्व केंद्र है जो है, तो नाभि से एक ऊर्ध्वाधर रेखा नीचे की ओर खींची जाएगी। अगर ऊर्ध्वाधर रेखा हमारे तल से होकर गुजरेगी, हमारा तल क्या है जो नीचे पैर का है, समझ रहे हैं ना, तो अगर वहां से होकर के गुजरेगी तो हम नहीं गिरेंगे। मान लिया हम ऐसे हो रहे हैं, अब ऐसे हो रहे हैं तो ये भी आगे आएगा, ये भी आएगा, तो फिर वो बाहर से होकर के गुजरने लगेगी कुल मिला के। जब बाहर से होकर के गुजरने लगेगी तो हम गिर जाएंगे। वही होता है कि आप ऐसे करिए, आप बाहर की तरफ गिरने लगेंगे, समझे, क्योंकि आपकी वो जो ऊर्ध्वाधर रेखा है अब वो आपके तल से नहीं, तल से बाहर होकर गुजरती है। समझ गया ना आपको पूरा कॉन्सेप्ट। हाँ, गुरुत्व केंद्र जहां वस्तु का समस्त भार काम करता है, तो गुरुत्व केंद्र से आप एक सीधी रेखा खींच दीजिए। अगर वो रेखा उसके तल से होकर के गुजरे तो नहीं गिरेगी, और तल से होकर के ना गुजरे तो गिर जाएगी। यहां तल क्या है, ये है, ठीक है ना, यहां से गुजर रही, नहीं गिरेगी। पीसा की मीनार में भी क्या है, अभी तल से ही गुजर रही। पीसा की मीनार कुछ समय बाद मान लिया ये और झुक गई, झुक के ये ऐसे हो गई, गुरुत्व केंद्र यहाँ पे, अब ये ऐसे आ रही है, यानी कि तल तो वही होगा, बिल्डिंग का जो नीचे वाला सिरा है, अब बाहर से गुजरने लगी, हम कहेंगे कि अब गिर जाएगी। यानी अगर पीसा की मीनार भविष्य में और झुक जाती है तब गिर जाएगी, जब ये स्थिति बन जाएगी। अभी नहीं, क्योंकि अभी तो यहीं से ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से ही गुजर रही। देखिए कहीं ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती, तल के अंदर रहती है मतलब यहां से गुजरती है, ठीक है ना। ये यहां नहीं है, तल के बाहर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लगा लिया। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं भैया। लगाएं। कह रहा है कौन सा ही सुमेलित है। रेडियम की खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी ने।
इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पेंसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इसको सब बना लिया ना आप लोगों ने, बना लिया। एक्सरे की रोएंटजन ने, और चेचक की एडवर्ड जेनर ने। चेचक जानते हैं ना आप लोग? अच्छा, चेचक के बारे में एक चीज आप जानते हैं कि नहीं? बायोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा। जीवन में अगर एक बार आपको चेचक हो गई तो फिर दोबारा कभी नहीं होगी। मतलब समझे? बुखार जैसे आज आ गया तो हो सकता है अगले साल फिर आ जाए, लेकिन चेचक के साथ ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, जैसे अब की निकली इस साल और फिर 5-6 साल बाद कुछ ऐसी स्थिति बनी तो कहते चेचक फिर निकल आई। मैं भी ऐसा ही सोचा करता था, नहीं, चेचक एक बार ही निकलती है। दोबारा अगर शरीर में वैसी कुछ एक्टिविटी होती है तो आप समझ लीजिए कुछ चेचक नहीं है, वो कुछ और है। समझे? क्योंकि चेचक, देखो कितनी अच्छी बात है ना कि अगर बुखार के साथ भी ऐसा होता तो कितना अच्छा रहता कि एक बार आया दोबारा नहीं आएगा। तो इसमें A2B1C4D3। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है या विकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता। क्या कह रहा है कि कोई सैटेलाइट जो है यहाँ पर, ये भू उपग्रह, भू उपग्रह मतलब भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का उपग्रह, ये है पृथ्वी, मान लो ये अर्थ। तो ये क्या करता है? ऐसे चक्कर लगाता रहता है। कह रहा है ये ऐसे चक्कर क्यों लगाता रहता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज चक्कर लगा रही होती तो अभिकेंद्र बल काम करता है। तो इस साइड यहां पर क्या काम कर रहा है? अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल। ठीक है भैया, चलिए इस साइड क्या काम कर रहा है? अभिकेंद्र बल। और इसी अभिकेंद्र बल की वजह से ये चक्कर लगा रहा होता है। होता क्या है? देखिए मैंने आपको बताया था कि जहां बल लगेगा वहां त्वरण पैदा होगा, वो किसी भी प्रकार का बल हो। यहां पर अभिकेंद्र बल लग रहा है यानी त्वरण पैदा हो रहा है। और जब त्वरण होगा तो क्या होगा? जब एक्सीलरेशन मिलेगा तो कोई भी चीज क्या करेगी? मूव करेगी। क्या करेगी? मूव करेगी, चलेगी। बताया था ना कि गाड़ी में एक्सीलेटर लेते हैं तो वो तेज भागती है, ये सब आपको समझाया था। तो यहां पर भी यह अभिकेंद्र बल क्या करता है? इस उपग्रह को त्वरण प्रदान कर देता है, यानी कि एक्सीलरेशन प्रदान कर देता है, और ये चीज घूमती रहती है, चलती रहती है। देखिए इसमें बहुत चीज बताई जा सकती है, लेकिन मैं वो समझा रहा हूं जो आपके ऑप्शन में है कि कौन सा ऑप्शन उपयुक्त होगा इसके लिए। थोड़ा सा और बताना पड़ेगा। एक्चुअली ये इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दूसरा रहा था, क्वेश्चन दूसरा दिमाग में चल रहा था। वो है ये सारी स्थिति तो इसमें बनेगी, ठीक है ना, कि त्वरण होगा वो चलेगा। चलिए क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है या अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। चलिए ये स्थिति है, ठीक। हुआ क्या, एक मिनट। अभिकेंद्र कह रहा है कि ये अभिकेंद्र बल इसमें लगता है, ये तो लगता ही है। कह रहा है कि अभिकेंद्र बल जो है कहां से मिलता है, इसको कहां से प्राप्त होता है। आपको बताया था ना कि जब ऐसी स्थिति बनती है तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? Gm1m2/r²। और इस केस में यही गुरुत्वाकर्षण बल इसको अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो देख लीजिए
ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। वही चीज जो पहले बता दिया था आपको, ये है उपग्रह या इससे चक्कर लगा रहा होता, वही चीज तो बता रहा हूं। इधर क्या लगता है, अभिकेंद्र बल लगता है, और ये अभिकेंद्र बल क्या होता है भाई, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। समझे। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल या भाई गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है वही तो अभिकेंद्र बल है। यानी कह सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, या ये कह सकते हैं कि जो अभिकेंद्र बल लग रहा है वो क्या करता है, त्वरण प्रदान करता है, क्योंकि बल का काम ही होता है त्वरण प्रदान करता है। और जब त्वरण लगेगा तो ये स्पीड इसकी अपनी चलती रहेगी, ऐसे 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 ऐसे। और अगर त्वरण ना लगे तब क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। समझे। तो वही कह रहा है कि पृथ्वी पर नीचे क्यों नहीं गिरता, इसलिए नहीं गिरता क्योंकि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान कर देता है। ठीक। चलो ऑप्शन नंबर डी। बस यहां पर इतना चीज याद रख लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से कर लेते हैं, हम समझाते हैं। क्योंकि कहीं भी अगर बल लगेगा तो आप समझ लीजिए कि वहां पर त्वरण लग रहा है। ठीक है ना। इस केस में अभिकेंद्रीय बल लग रहा है या गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो वो भी इसको त्वरण प्रदान करेगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए कि कहीं त्वरण से रिलेटेड बात कही गई है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। समझ गए कि नहीं समझ गए। बल लगेगा तो त्वरण लगेगा। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग, अगला क्वेश्चन है, 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते। ये सूरज है, सन है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है। देख रहे हैं ना। फिर दिक्कत हो गई, कपड़ा ज्यादा गीला है और गीला ना करें तो मिटता नहीं है। वही है कि किसी चीज को मिटाने के चक्कर में हम खुद मिटे जा रहे हैं। समझे। चलिए क्या कह रहा है, ये है सन। ठीक है ना। ये है पृथ्वी, पृथ्वी इस सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। देखो यहां ज्यादा बन गया, यहां कम बन गया, कुल मिला के ये जान लीजिए कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है। जब पृथ्वी चक्कर लगा रही होगी, कह रहा है कि ये 4400 किलोमीटर प्रति आवर से घूम रही होती है। और इसी पृथ्वी पर इंसान भी बैठा होता है। भाई हम अब पृथ्वी पर ही हैं। तो जब ये इतनी तेज से चक्कर लगा रही है तो हम इस तेज गति को अनुभव क्यों नहीं कर पाते। 4400 किलोमीटर प्रति आवर। जब आप अपने घर में बैठे रहिए जो है, या मान लिया कहीं पर आप कुर्सी लगा कर बैठे हुए हैं और कोई आदमी मान लिया कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बाइक से जब जाता है तो आपको लगता है बहुत तेज गति से गया आदमी, बहुत तेज गति। और यहां पर तो ये तो 4400 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बहुत ज्यादा स्पीड है। जब 100 से कोई चला जाता है तो आपको लगता है बहुत तेज गति से गया हो, और यहाँ 4400 है। तो हम कह रहा है कि हमको अनुभव क्यों नहीं होता पृथ्वी घूम रही है या चल रही है। अनुभव होता है, कभी फील होता है, हमको लगता है कि बस रुकी हुई है पृथ्वी, और जो कि ये है क्या, इतनी तेज गति से घूम रही है सूर्य के चारों ओर। 4400, सोचिए, कल्पना कीजिए कि 4400 कितनी बड़ी स्पीड है। 100 की स्पीड से बाइक वाला चला जाए
तो हालत खराब हो जाती है, अरे बाप रे इतनी तेजी से चला गया, अभी किसी को एक्सीडेंट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। और 4400 से जा रही, हमको एहसास ही नहीं हो रहा, एकदम बैठे हुए हैं। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा, ऐसा क्यों होता है, हमको एहसास क्यों नहीं होता? देखिए, एहसास तब होगा जब कुछ रिलेटिव वेलोसिटी हो। रिलेटिव वेलोसिटी किसे कहते हैं? अब देखो, बहुत आईआईटी वाले कॉन्सेप्ट में नहीं चलेंगे। आपेक्षिक वेग किसे कहेंगे? मान लिया हमारी स्पीड है 100 और बाइक की मान लिया हमारी स्पीड रिलेटिव वेलोसिटी का सीधा सा मतलब है कि दो वेलोसिटियों का अंतर। हम घर पर बैठे हुए हैं तो हमारी स्पीड कितना है? 0 है। कितना है? 0 है। हम अगर घर पे यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं तो। और बाइक वाला कितने से जा रहा है? बाइक वाला जा रहा है 100 की स्पीड से। तो 100 माइनस 0 बराबर कितना हो गया? 100। तो यही 100 क्या है? यही 100 है रिलेटिव वेलोसिटी। समझे? समझे कि नहीं समझे? यही सब क्या है? यही 100 है रिलेटिव वेलोसिटी। मान लिया कि हम एक बाइक से जा रहे हैं 100 किलोमीटर पर स्पीड से और हमारे सामने एक आदमी 150 किलोमीटर पर स्पीड से निकला, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 150 माइनस 100 यानी कि 50। समझे कि नहीं समझे? तो कुल मिलाकर के रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब एक दो वेलोसिटियों के बीच रिलेशन क्या है। तो एक की 100 है, एक की 0 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 0 बराबर 100। एक की है 150, एक की है 100, तो स्पीड कितनी? तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 50। और मैंने क्या कहा कि कोई चीज गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है हम तभी अनुभव कर पाएंगे जब कुछ ना कुछ रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू होगी तब। अगर रिलेटिव वेलोसिटी की कोई वैल्यू नहीं है तो हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो इस केस में देख लेते हैं। अच्छा ये बताइए, ये है पृथ्वी, यहां पर हम बैठे हुए हैं। तो जैसे आप झूला पर बैठिए तो झूला जिस स्पीड से घूम रहा होता है आप भी उसी स्पीड से घूम रहे होते क्योंकि आप उस पर बैठे हुए हैं। यहां पर पृथ्वी पर हम बैठे हुए हैं तो पृथ्वी जिस स्पीड से घूम रही होगी उसी स्पीड से हम भी घूम रहे होंगे। यानी कि अगर पृथ्वी की 4400 किलोमीटर है जो है स्पीड, तो हमारी भी कितनी होगी? 4400 किलोमीटर पर आवर। ठीक, समझ गए कि नहीं समझ गए? क्योंकि हम इस पर बैठे। अब ये बताइए रिलेटिव वेलोसिटी कितनी निकली दोनों की? अगर रिलेटिव वेलोसिटी इस केस में निकाले तो कितना आएगा? 4400 पृथ्वी वाली माइनस 4400 हमारी वाली, कितना हो गया? 0। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू इस केस में कितनी है? 0 है। और मैंने क्या कहा कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू 0 आ गई तो हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। अनुभव तभी कर पाएंगे जब रिलेटिव वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है तब। समझे कि नहीं समझे? जैसे हम अगर एक ट्रेन पर बैठ के जा रहे हैं, ट्रेन की स्पीड है 100, सामने से भी एक ट्रेन जा रही है, वो भी 100 की स्पीड से जा रही है, तो हमको नहीं लगेगा कि वो ट्रेन चल रही है। समझ रहे ना? कभी अनुभव कीजिएगा, हमको नहीं लगेगा कि वो ट्रेन चल रही है। हमको तब अनुभव होगा कि वो ट्रेन चल रही है जब उसकी 150 हो जाए, हमारी 100 है तो हमारे आगे से निकल जाएगी तो हमको लगेगा। ठीक, अब ये अलग बात है कि आप आसमान की तरफ या जमीन की तरफ देख के पता कीजिए
या नॉर्मल केस में आदमी को अनुभव तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ, लेकिन फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी तभी हमको गति का अनुभव होगा। अगर रिलेटिव वेलोसिटी की कोई वैल्यू नहीं है तो हमको गति का अनुभव नहीं होगा। यहाँ 4400 की स्पीड से पृथ्वी घूम रही है, हम भी 4400 स्पीड से घूमने लगे, चूंकि हम पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, पृथ्वी पर हैं। हाँ, तो 4400 माइनस 44 यानी 0, यानी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई 0। और रिलेटिव वेलोसिटी अगर 0 आ गई तो हम कह सकते हैं कि ये हम पृथ्वी की गति का अनुभव नहीं कर पाए। इस केस में क्या था, हम 0 से बैठे हुए थे अपने घर पर, बाइक वाला 100 की स्पीड से निकला, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई, 100 माइनस 0 बराबर 100। हाँ, यानी हमको लग गया कि बाइक चल रही है। यहां पर हम 100 से, या मान लिया हम 150 से जा रहे थे, ये 100 से चल रही थी, या हम 100 से जा रहे थे, ये 150 से चल रही थी, रिलेटिव वेलोसिटी हो गई 50, तब फील हो गया कि ये जा रही है। यहाँ पर तो हम भी 4400 से, पृथ्वी भी 4400, 0 आ गया रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब दो वेलोसिटियों को आप उकर लीजिए। ठीक, तो देख लेते हैं। कह रहा है कि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। हमारी गति शून्य नहीं है, हमारी गति भी 4400 है। हाँ, 4400, चूंकि हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी जिस गति से मूवमेंट कर रही होगी, जिस गति से घूम रही होगी, वही स्पीड हमारी भी है। लेकिन कह क्या रहा है, ऑप्शन ध्यान दीजिएगा कि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, वही यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी शून्य है, 4400 माइनस 4400। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। तो समझ गए। अभी ये पूछा है, हो सकता है कल को ये पूछ ले कि एक ट्रेन पर हम बैठे हुए हैं, ट्रेन 100 की स्पीड से जा रही है, बगल में एक ट्रेन 150 की स्पीड से जा रही है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप कह दीजिएगा भाई, घटा दीजिएगा 150 माइनस 100। या ये कह सकता है कि हम 100 की स्पीड से जा रहे हैं, बगल वाली ट्रेन भी 100 की स्पीड से जा रही है, तो हमको लगता है कि सामने वाली ट्रेन चल ही नहीं रही है। ऐसा हमको क्यों फील होता है? देखो, ऐसा हमको इसलिए फील होता है क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 0 आ गई, उसकी 100 माइनस हमारी 100, 0। ये भी पूछ सकता है कभी कि हमारी ट्रेन 100 की स्पीड से चल रही है, बगल वाली 100 की स्पीड से चल रही है, हाँ, तो हमें ऐसा क्यों फील होता है कि बगल वाली ट्रेन चल ही नहीं रही है, जबकि हम तो रुके हुए हैं, और हम अगर ट्रेन पर रुके हुए हैं तो हमारी तो 0 है ना। ये पूछ सकता है, तो आप कहिएगा हमारी 0 नहीं है, हमारी भी 100 है, क्योंकि हम जिस ट्रेन से जा रहे हैं वो भी 100 की स्पीड से जा रही है, और हम उस पर बैठे हुए हैं, तो ये होगा जो ट्रेन की स्पीड होगी वही हमारी स्पीड हो जाएगी। ठीक है ना। अगर हम एक जमीन पर जाके बाहर बैठे होते तब हम कहते कि हमारी 0 है। अगर ट्रेन पर बैठे हैं, झूले पर बैठे हैं, तो जो झूले की स्पीड होगी, जो ट्रेन की स्पीड होगी, वही हमारी। ठीक, चलिए अब पृथ्वी के रिले परिप्रेक्ष्य में बात करेगा तो आप कह दीजिएगा जो पृथ्वी की है वही हमारी होगी। जरा इस प्रकार के क्वेश्चन पर ध्यान दिया कीजिएगा। ठीक, समझ गए कि नहीं? अगला क्वेश्चन चले। अच्छा, आप लोगों को बड़ा बोरिंग लगता होगा ना ये मिटाने वाला काम, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाँ,
कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। पूछ रहा है कि जो सैटेलाइट होती है उसको कैसे ट्रैक किया जाता है। मान लिया सैटेलाइट छोड़ दी गई, अब वो सैटेलाइट कहाँ पहुंची, क्या पोजीशन है उसकी, इस सब को ट्रैक करना है तो कैसे ट्रैक करेंगे? सोनार से। सोनार से तो पानी वाली जहाज में सोनार लगा होता है। हाँ, राडार से करेंगे क्या? राडार से तो दुश्मन देश का हवाई जहाज वगैरह ट्रैक करते हैं। कुल मिला करके हवाई जहाज ट्रैक करते हैं राडार से, और सोनार से पानी के अंदर वाली चीजों को ट्रैक करते हैं। कृत्रिम उपग्रह को डॉपलर प्रभाव द्वारा ट्रैक किया जाता है, याद कर लीजिए। आगे चैप्टर में मैं आपको डॉपलर इफेक्ट के बारे में डिटेल समझाऊंगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जो सैटेलाइट, मैन मेड सैटेलाइट जो होते हैं उनको हम डॉपलर इफेक्ट द्वारा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो गेंद हैं ए और बी, एक का वजन, एक का द्रव्यमान है 10 किलो। क्या कह रहा है? दो गेंद है, एक ये है और एक ये है। एक है 10 kg की और एक है 1 kg की। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। ऊंचाई कितनी है? इसकी भी है 20 मीटर और इसकी भी है 20 मीटर। ठीक है ना? यह है जमीन। तो कह रहा है कौन सा सही है। अच्छा ये बताओ, जब इन दोनों गेंदों को गिराया जाएगा समान ऊंचाई से तो कौन सी पहले पहुंचेगी? मैंने आपको बताया था ना कि द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, दोनों सेम समय में पहुंचेगी अगर ऊंचाई समान है, पहले बता चुका हूं। हाँ, लेकिन ये स्थिति तब होगी जब हवा नहीं है। और एक चीज मैंने और बताया कि जब क्वेश्चन में ये ना लिखा रहे कि हवा है कि नहीं है, तब आप ये मान के चलिएगा कि हवा नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि हवा है या नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि हवा नहीं है। और अगर हवा नहीं है तो ये द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करेगा, ये दोनों समान। ये 10 किलो का है, ये 1 किलोग्राम का है, ये 50 का हो, ये 1 किलोग्राम का, ये 500 किलो का, ये 1 किलोग्राम, कुछ भी हो, अगर ऊंचाई समान है तो ये समान समय पर पहुंचेगी, यानी कि भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगे। आपको पहले मैंने एक लोहा वोहा वाला एग्जाम्पल बताया था, समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होगा? वायु में, जल में, हाइड्रोजन में और नाइट्रोजन में। देखिए, जो माध्यम है जहां वस्तु रखी हुई है, माध्यम जितना हल्का होगा, जितना विरल होगा। विरल का मतलब क्या होता है? विरल का उल्टा होता है सघन, डेंस। विरल का मतलब माध्यम थोड़ा सा इसमें जो कण है दूर दूर है, विरल आप समझ लीजिए। हाँ, उसकी अंग्रेजी मुझे नहीं पता, देहात में कहते हैं बीड़ा रहे। हाँ, मतलब दूर दूर है। और सघन का मतलब बहुत घना हुआ है, विरल का जस्ट उल्टा होता है सघन। चलिए, तो माध्यम अगर हल्का होगा, मतलब विरल होगा, हल्का होगा, जो माध्यम जितना ज्यादा विरल होगा, जितना ज्यादा हल्का होगा, वहां वस्तु का भार उतना ज्यादा होगा। देखिए, अब इसके बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं चलेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, इसका कॉन्सेप्ट भी मुझे पता है, लेकिन अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतना ज्यादा नहीं चलेंगे। बस आप याद रख लीजिए कि अगर माध्यम, जितने ज्यादा माध्यम सघन होगा उसमें भार कम होगा, जितने ज्यादा विरल होगा भार ज्यादा होगा। उल्टा है संबंध, ठीक है ना?
तो कह रहा है कि किसी पिंड का अधिकतम भार निम्नांकित में से किस में होगा? वायु, जल, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। वायु में होगा कि जल में होगा कि, तो ये वायु, जल, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या है? ये माध्यम है। तो जो माध्यम सबसे हल्का होगा यानी सबसे विरल होगा उसमें सबसे ज्यादा होगा। मैंने बताया था कि उल्टा संबंध है। तो देखिए, अगर आप इसको देखेंगे, आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा आपको। समस्या ये है कितनी चीज यहाँ पर बताएं। सबसे हल्का इसमें होता है हाइड्रोजन, हवा से भी हल्का होता है। हवा में तो बहुत सारी गैसें मिली होती हैं, हाँ, कुल मिला के आप जान जाए। तो हवा चूंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का है, सबसे विरल है, इसलिए कह देंगे कि किसी भी वस्तु या किसी भी पिंड का भार हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है भैया, लग गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में t समय में विस्थापन d का एक ग्राफ बना हुआ है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोई वस्तु है, ये गिर रही है और ये विरामावस्था से गिर रही है, यानी पहले रुकी हुई है। विरामावस्था का मतलब होता है कि पहले रुकी हुई थी फिर गिरने लगे, और जब पहले रुकी हुई थी यानी u बराबर हो गया 0। वो गति के 3 समीकरण याद करिए, वहां मैंने बताया था कि कब u 0 करें। कोई वस्तु रुकी हुई है, बाद में चलने लगी, यानी प्रारंभ में 0 था, जब चलने लगी तो जिस वेलोसिटी से चली होगी। हाँ, किसी कण के मामले में समय t और विस्थापन d, ये जितनी दूरी तय करता है वो क्या है? d। और दूरी तय करने में जो समय लगता है वो क्या है? t। दूरी मतलब ऊंचाई भी कह सकते हैं, दूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर से गिर रही है। ठीक है ना? तो वही कह रहा है कि t और d में कैसा ग्राफ बनेगा, बिटवीन t एंड d। जो ऊपर से नीचे आने में जितनी दूरी तय किया वो d है, और उस दूरी को तय करने में जो समय लगा वो t है। देखिए, आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, s बराबर ut प्लस हाफ at²। ये बताया था कि नहीं बताया था? लेकिन ये मैंने बताया था कि जब क्षैतिज दिशा में कोई गति कर रहा होगा। मैंने ये बताया था कि जब ऊपर नीचे यानी पृथ्वी का कोई मैटर होगा, हाँ, यानी कि जब पृथ्वी खींच रही होगी तो ये फार्मूला बन जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ, a की जगह g लग जाएगा क्योंकि पृथ्वी वाले केस में g लगता है। यही मैंने आपको बताया था ना। s की जगह मैंने शायद h भी लिख दिया था, चूंकि ऊपर से गिरेगी तो वहां दूरी न लिख के ऊंचाई लिख देते। चलिए छोड़िए उसको, जो है यहां पर चूंकि d शब्द यूज किया है इसके लिए, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? d बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ gt²। ये बन जाएगा हमारा भैया फार्मूला। समझे कि नहीं? अब चलिए इधर से देखिए इसको, u कितना है? 0 है, तो d बराबर क्या हो जाएगा? 0 गुणे t प्लस हाफ gt², यानी कि d बराबर 0 गुणे t, 0 प्लस हाफ gt² हो गया। मार्कर की इतनी बड़ी दिक्कत है, एडिट करते समय ये सब दिक्कत कर जाता है। ठीक, तो कितना हो गया d बराबर? तो d बराबर हम लिख सकते हैं हाफ gt², क्योंकि ये तो g हो गया। कुल मिलाकर जो हमको ग्राफ बनाना है वो इसका बनाना है, ये संबंध है और इसका बनाना है। तो जब इसका बनाना होगा तो कैसे करेंगे? ठीक है ना? तो वही, अच्छा d ऊपर रखा हुआ है और t नीचे, ये विकल्प में दिया हुआ है। t और d के बीच संबंध ये है, ये वाला संबंध है। ठीक है, संबंध ये है। अब हमको t और d के बीच ग्राफ बनाना है। मैथ में तो पढ़े होंगे ना ग्राफ कैसे बनाते हैं।
हाँ कि T0 तब T भी 0, T1 तो 1 इंटू 1, जी की वैल्यू 10 रख लीजिए, 5 हो गया। T2 तो कैसे हो गया? देखिए ओवरऑल आप लोग इतना समझ रहे होंगे, जब इसको देखेंगे, जब आपका जो ग्राफ बनेगा बना लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो अगले लेक्चर में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। कुल मिलाकर के हमको टी और डी के बीच ग्राफ बनाना है, ये टी वाली लाइन है, ये डी वाली लाइन, और टी और डी के बीच संबंध क्या है, ये जी की वैल्यू आप रख दीजिएगा, 10 रख के निकाल लीजिएगा। टी बराबर पहले 1 रखिएगा, फिर टी देखिएगा कितना आया, टी बराबर 2 रखिएगा कितना आया, टी बराबर 3 रखिएगा, और हाफिज। तो उसमें जो आपका ग्राफ बनेगा, देखिएगा कि ये जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में, कैसे कैसे दिए गए हैं। ऑप्शन ये एक ऐसा दिया है शायद कुछ, ये कुछ पैराबोलिक टाइप, क्या बड़ी समस्या है, मार्कर का पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है। सही डालो। अच्छा, आप लोगों के पास कुछ विकल्प होगा बताइएगा, कौन सा मार्कर खरीदें। ये पहली बार कर रहे हैं इसलिए हमको पता नहीं चल रहा, अब चल रहा है सर। अब मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है, चित्र बनाना। कुछ ऐसे करके है, देख लीजिएगा अपना बना रहा है क्या, और एक आपका कुछ ऐसे करके है, ठीक है ना। तीसरा कुछ है आपका ऐसे करके, और चौथा आपका कुल कितना है, ऐसे करके, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन में देख लीजिएगा, दिया होगा क्वेश्चन तो खोलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब जो आप यहाँ पर बनाइएगा, देख लीजिएगा कि इसमें किससे मिल रहा है, किससे मिलता जुलता है इन चारों में। जिससे मिलता जुलता रहेगा वही वाला ऑप्शन लगा दीजिएगा। मैंने नहीं बनाया वैसे अभी, लेकिन मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ए ये इसी वाले से कुछ मिलेगा जुलेगा, ठीक है ना। आप बना करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। MPPCS बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब ग्राफ वगैरह क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन दे देता है तो करना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाएं, चलिए देख लीजिएगा। संबंध ये है, ये संबंध क्यों है ये बता दिया, क्योंकि U0 है और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो। कोई झारखंड का स्टूडेंट था, उसने एक कन्फ्यूजन पूछा था। मैं सोच रहा था कि उसको क्लास से पहले ही बता दूंगा, लेकिन वो हो गया, अभी बताता हूं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। जी बराबर आपको क्या बताया था, GME अपान RE² बताया था, यही बताया था ना, यही बताया था कि नहीं, कुछ और बताया था, कुछ ऐसे ही बताया था। इससे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर RE कम होगा तो G की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर RE ज़्यादा होगा तो G की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। बताया था कि नहीं। RE कम होगा तो G बढ़ेगा और RE ज़्यादा होगा तो G घटेगा। एक मिनट, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और है, मैं सोच रहा हूं कि आपको उसको भी बता दूं, नहीं मिल रहा। चलो अच्छा अभी बता देता हूं।
पहले इसको देख। तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्मॉल जी बराबर होता है GME, जी का मैंने बताया था ये, यानी कि अगर ये कम होगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए देखते हैं। एक आपको ट्रिक बताता हूं, ये है क्या, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। अगर त्रिज्या कम होगी तो जी बढ़ेगा, इतना पता है ना आपको, इस फार्मूले से इतना तो क्लियर ही हो रहा है। एक ट्रिक क्या है कि अगर ये x कम होगी तो u 2x बढ़ेगा, और अगर ये x ज्यादा होगी तो ये 2x कम होगा। इसका मतलब समझे कि नहीं, त्रिज्या में जितना कमी होगी उसका दुगना जी बढ़ेगा, और त्रिज्या में जितना वृद्धि होगी उसका दुगना जी कम होगा। ये ट्रिक है। अगर त्रिज्या में 1% की कमी हो रही है तो आप समझ लीजिए कि जी 2% बढ़ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल पहले ही इतना तो क्लियर है कि इसके ये उल्टा है, ये कम तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये कम, इतना तो क्लियर। यानी अगर ये 1% से कम हो रहा है तो जी की वैल्यू 2% से बढ़ेगी, अगर ये 1% से ज्यादा हो रहा है तो जी की वैल्यू 2% से कम होगी। कुल मिलाकर के उल्टा संबंध। और एक ही नहीं, अगर ये 2 से होगा तो ये कितना होगा, ये 2 से कम हो गया तो ये 4 बढ़ जाएगा, ये 3 से कम हो गया तो 6 बढ़ जाएगा, ये 4 से कम हो गया तो 8 बढ़ जाएगा, ये 5 से कम हो गया तो 10 बढ़ जाएगा। अब आप कहेंगे अगर 6 से कम हो गया तो 12 बढ़ जाएगा। नहीं, ये ट्रिक जो है सिर्फ 5% तक लागू है। कितने परसेंट तक, 5% तक। 5% के बाद ये ट्रिक काम नहीं करेगी। समझे कि नहीं समझे, 5% तक, यानी 1% तो उसका डबल कर दीजिए 2%, 5% तक आप डबल कर दीजिए, और 5% के बाद है तो आप वही फार्मूला यूज कीजिए। कौन सा, ये वाला, इसमें अपना रख के निकालिए, ठीक है ना, कि कितना क्या फर्क पड़ेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी की तल पर जी का मान क्या होगा। मैंने क्या बताया, ये त्रिज्या है ना, अगर ये 1% कम हो जाएगी तो ये उसका डबल बढ़ जाएगा, यानी 1% कम हो रही थी, कितना बढ़ जाएगा, 2%। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए ये वाला ये सब चीज पहले बता चुका हूं कॉन्सेप्ट। ये आज ट्रिक अच्छा, उसको नोट कर लीजिएगा कहीं एक जगह, समझे। और ये भी नोट कर लीजिए कि ये ट्रिक सिर्फ 5% तक के लिए लागू है। 5 के बाद अगर कहे तो आप मत उसको लागू कर लिए। वायर मेरा जो है कॉपी के बीच फंस गया, अब मैं ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ये जो इस क्या किया जाए, ठीक। कह रहा है एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है। जैसे ही आकृति में दिखाया गया, एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर नीचे की ओर फिसलता है, पिंड को पहुंचने में लगा समय। कुल मिलाकर के ये एक ऐसे दे रखा है, ठीक। इसकी ऊंचाई h दे रखी है, ये लंबाई दे रखी है l, ये दे रखी है थीटा। ये स्थिति है। कह रहा है एक पिंड यहां से जो है ऐसे सरक रहा है, ऐसे, ठीक। तो कह रहा है कि यहां तक पहुंचने में पिंड को समय कितना लगेगा, टाइम पूछ रहा है, ठीक। तो फार्मूला आपको मैंने बताया था, ऐसे फिसल रहा है, ऐसे नहीं। S बराबर यू टी प्लस हाफ
जी टी स्क्वायर। ये मैंने आपको फार्मूला बताया। ये टी है यार, याद रखना, यू टी प्लस कह रहा है विरामावस्था से गिर रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं ना कि u बराबर 0 है। समझे? तो इसमें 0 पुट कर देंगे, ये हट जाएगा। s बराबर कितना बनेगा? हाफ जी टी स्क्वायर। ये स्थिति बनेगी कि नहीं? s बराबर कितना बनेगा? हाफ जी टी स्क्वायर। अब s क्या है? यही जो दूरी है, यहां पर ऐसे गिर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? s की जगह आप लिख दीजिए l। l बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। समझे? अच्छा, ये यहां तक आप समझ गए। मैंने आपको क्या बताया था? g जो है जब ऐसे गिर रही है वस्तु तब काम कर रहा होता है, लेकिन यहां पर वस्तु ऐसे नहीं गिर रही है। कैसे? ऐसे आ रही है। कैसे? ऐसे आ रही है। तो क्या g लिखेंगे? क्या g नहीं लिखेंगे, g साइन थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? g साइन थीटा। अब फिर वही समस्या है कि बहुत ये क्वेश्चन आया गया है 1997 में, तब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब इसके कॉन्सेप्ट में अगर चलेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते भैया, लेकिन अब यहाँ है तो आपको बताना पड़ता है। देखो, जब कोई चीज ऐसे सरकेगी तो आप एकदम से याद कर लीजिएगा कि उस पर जी ना लग के कितना लगेगा? जी साइन थीटा लगेगा। और थीटा क्या होगा? ये कोण होगा जिससे ये सरक रही है। अगर ये स्थिति बनेगी तो यहां पर ऐसे वाले स्थिति में जी ना लग के कितना लगेगा? जी साइन थीटा लगेगा। कितना लगेगा? जी साइन थीटा। तो जी की जगह लिख दीजिए जी साइन थीटा, हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर। हमको क्या बनाना है? अच्छा, जो ऑप्शन दिया है वो दिया गया है h के बीच, तो इससे t निकाल लेंगे कि नहीं? t बराबर क्या होगा? 2l अपान जी साइन थीटा अंडर। ये हमारा आ गया है, t इतना हमारा आ गया। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर t नहीं दिया हुआ है, कहीं l नहीं दिया, सॉरी l नहीं दिया। l निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं l कि ऑप्शन में h के फॉर्म में दिया गया है। तो एक चीज याद रख लीजिए कि साइन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटा कर्ण, यानी h बटे l। लंब ये है, कर्ण ये है, यानी क्या लिख सकते हैं? h बटे l। तो इससे l जब आप निकालेंगे तो l आएगा h अपान साइन थीटा। ठीक है ना? और इसमें आप पुट कीजिएगा, जब दिख रहा है ना इस ऊपर वाले में, तो आ जाएगा अंडर रूट 2h अपान साइन थीटा गुणे 1 अपान जी साइन थीटा। समझे? ये आ जाएगा इधर अंडर रूट 2h अपान जी साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 अपान साइन थीटा अंडर रूट 2h अपान जी। देखिए कहीं है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी ये है। समझे? ये आ गया। मार्कर धीमा चल रहा है, फिर धीमा चल रहा है मतलब लाइट चल रहा है। देखिए
अब समझिए, आप फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं। क्वेश्चन में दिया गया कि ये स्थिति है, यहां से कोई चीज सरक रहा है, ये टी की वैल्यू है, अच्छा याद रखिएगा आंसर, ठीक है। कोई चीज सरक रहा है यहां से, तो कह रहा है कि अगर यहां से यहां तक पहुंचने में अगर टी समय लग रहा है, समय कितना लग रहा है, टी लग रहा है, ये दूरी है एल, ये कोण बन रहा है थीटा, और ये ऊंचाई है एच, तो ऑप्शन में दिया गया कि टी की वैल्यू कितना होगी, √2h अपन जी होगी, √2l अपन जी होगी, 1 sin थीटा √2h अपन जी होगी, sin थीटा √2h अपन जी होगी। 4 ऑप्शन दिए गए, कुछ नहीं करना। आपको इतना पता है ना, गति वाला समीकरण मैंने आपको 3 बताए थे कि b बराबर u प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, 3 आपको मैंने वहां बताया था। उसके नीचे थोड़ी देर बाद मैंने ये बताया था कि जब पृथ्वी बल लगा रही होगी या कोई गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा होगा, मतलब पृथ्वी वाली कुछ स्थिति बन रही होगी, तो v बराबर u प्लस जी टी कर देंगे, और s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कर देंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs कर देंगे। ठीक, ये चीज मैंने आपको बताई थी वहां पर। चलिए, तो जो दूसरा मैंने आपको बताया कि s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये s क्या है, s है जब कोई चीज गिरेगी तो जितनी दूरी तय करेगी, और t इसमें क्या है, जितना उस समय लेगी गिरने में, वो दूरी तय करने में जितना समय लगे, और g तो आपको पता है क्या होता है। चलिए, कह रहा है कि कोई वस्तु ऐसे गिर रही है, समझ है ना। अब जब ऐसे गिरेगी, ये तो ऐसे गिरने के लिए है, ठीक है ना, लेकिन यहां तो ऐसे गिर रही है, तो ऐसे गिरने में ये वाला फार्मूला नहीं होगा। ऐसे गिरने में क्या हो जाएगा, g की जगह हम लिख देंगे g साइन थीटा। जब थोड़ा सा कोण बना के गिरेगी तो g बराबर कितना हो जाएगा, g साइन थीटा। अब आप कहेंगे g साइन थीटा क्यों लिख देते हैं, देखिए अब उत्तर डिटेल में आप मत चलिए, आप जान लीजिए जब सरक करके गिरेगी तो g की जगह g साइन थीटा लिख दिया जाएगा बस। हाँ, और थीटा क्या होगा, वही जो जमीन के साथ वो कोण बना रहा होगा, ये आप समझ रहे हैं। चलिए, तो जहां g होगा वहां g साइन थीटा लिख देंगे। अब यही वाले फार्मूले से चलिए, u बराबर 0, तो ये तो हट जाएगा 0 से मल्टीप्लाई, तो s बराबर, अब ये फार्मूला बन गया। चलिए, s की जगह, s क्या होता है, जो गिर रहा है वो कितनी दूरी तय किया, तो यहां पर l दूरी तय किया, उसमें l लिखा हुआ है, तो s की जगह आप लिख दीजिए l, ठीक है ना, बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। मैंने क्या चाहा कि जब ऐसे होगी तो g नहीं लिखेंगे, g की जगह g साइन थीटा लिख देंगे। चलिए, तो हाफ g साइन थीटा टी स्क्वायर ऐसे कर दिया, g की जगह g साइन थीटा लिख दिया, वही तो लिखा है, बाकी तो सब वही है, टी स्क्वायर हाफ वही है। अब इससे t निकालेंगे, अब इससे t निकालेंगे तो √2l अपान g आएगा, यानी आंसर ये आएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ऑप्शन में कहीं l नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन में h लिखा नहीं, ऑप्शन में एल लिखा हुआ है, लेकिन जो ऑप्शन में एल लिखा हुआ है तो ये आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन बी में एल लिखा है, लेकिन ये आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा। तो बाकी 3 ऑप्शन देखेंगे, लेकिन जो बाकी 3 ऑप्शन है वो एच के फॉर्म में है, तो ये देखते हैं एल को हटा करके एच किसी प्रकार से आ जाए। अच्छा, एक फार्मूला आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ये वाला देखिए, ये कितना, लंब बटा कर्ण। लंब क्या होता है, ये सामने वाला होता है, और कर्ण ये होता है, यानी लंब है h और कर्ण है l, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h अपान l हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए, अब इसमें आगे चलते हैं। तो फार्मूला ये बना था t बराबर 2l अपान जी साइन थीटा, ये तो आंसर में कहीं है ये नहीं, तो l की जगह आप ये लिख दीजिए, h अपान अच्छा, साइन थीटा बराबर h अपान l, तो l की वैल्यू इससे निकल गया h बटा साइन थीटा, ठीक ना। तो l की जगह h अपान साइन थीटा लिख दीजिए, तो l की जगह लिख दिया h अपान साइन थीटा, यानी 2h अपान साइन थीटा, अब आगे जी साइन थीटा। उसी को जब आप ही करेंगे तो ये आ जाएगा √2h अपान जी साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे बन गया। अब जगह नहीं था इसलिए ऐसे खींच के लाना पड़ा है, ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि ये सब अंडर रूट लिखा हुआ, तो अंडर रूट से जब कोई चीज बाहर आती है तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, ये बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा। 1 अपान साइन थीटा इसलिए लिखा है चूंकि हर में लिखा है ना साइन स्क्वायर, और बाकी अंदर की चीज वही अंडर 2h अपान जी।
तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए समझ गए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला देखते हैं। कह रहा है कि विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा। नॉर्मल में कितना त्वरण होता है, 9.8 होता है। जब भूकंप आ जाएगा तो इससे ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी, लेकिन ये क्या है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। हाँ, यानी भूकंप की स्थिति में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ज्यादा होगा। कहीं दिया है ऑप्शन में? भैया ऑप्शन में कहीं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ज्यादा लिखा ही नहीं है, यहाँ सेंटीमीटर में लिखा है। तो ये 9.8 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 980 हो जाएगा। तो 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुल मिला के याद कर लीजिएगा, अगर भूकंप आएगा तो बढ़ जाएगा जी की वैल्यू। ठीक, चलिए सारे क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए? एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि कहीं बचा हुआ है, एक क्वेश्चन बचा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है, इसीलिए टीचर नहीं पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाएंगे भैया, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपका नौकर हूं ना। दिल्ली के टीचर आपके नौकर तो है नहीं, वो तो करोड़ों रुपए पैकेज पर नौकरी कर रहे होते हैं, करोड़ों रुपए पैकेज पर। ठीक है, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, ऐसी उनकी सैलरी होती है भैया। है 20,000 रुपए एक पीरियड का लेते हैं, 50,000 लेते हैं। ऐसे ऐसे टीचर हैं कि एक पीरियड का 1 लाख रुपए लेते हैं, महीने का नहीं, पर डे। एक पीरियड पढ़ा दिया, 1 लाख रुपए हो गया उनका। यानी मैं पढ़ा रहा होता कहीं पर तो मुझे 1 लाख रुपए, जितनी देर हुआ ना, अभी कितना हुआ, घंटे भर हो गया, इतने में उनका बन जाता है 1 लाख रुपए। ऐसे ऐसे लोग हैं। मास्टर को गरीब समझते हैं क्या? भविष्य में मुझे भी मिलेगा, अभी कोई नहीं दे रहा होगा। मैंने ट्राई भी नहीं किया अभी, क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ जब थोड़ा, लेकिन भविष्य में अगर सिलेक्शन ना हुआ कभी, तब तो जाऊंगा ना भाई, रोजी रोटी भी तो चलाना होगा। चलिए स्मूथ है। कह रहा है कि एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है ऐसे में। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये है गोलक, ये मान लिया यहां तक चला गया है, इस साइड में यहां तक चला गया। ये मैंने आपको बताया था ना, क्यों लाला जी, बताया था कि नहीं? चलिए, एक चीज वहां पर नहीं बताई थी, उसको इस सवाल से बता देता हूं। जब यहां पर होगा लोलक, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम। कितनी होगी? मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम क्यों होगी? यहां पर वेग जब बहुत ज्यादा होगा तभी तो जाएगा भाई। अगर यहां पर वेग ज्यादा है ये नहीं तो रुक जाएगा, कोई कहे हाँ आगे अब जाएगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर ये जान लीजिए, ये जो बीच की स्थिति है, मध्यमान स्थिति है, वहां पर v होगा ज्यादा। अच्छा, आपको एक फार्मूला पता है कि k बराबर होता है ½ mv²। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। यानी बीच में क्या होगा? k क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए, विस्थापन यहां पर होगा 0। क्या होगा?
जीरो। क्यों? क्योंकि अभी तो बीच में है। विस्थापन किसे कहते हैं? जो थोड़ा सा दूरी तय कर लेगा। यहां पर होगा तो कहेंगे इतना विस्थापन, यहाँ इतना विस्थापन। उसी प्रकार बीच में अभी विस्थापन कहाँ हुआ, तो विस्थापन कितना हो गया? जीरो। अच्छा ये बताइए स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। पी कितना होगा? पी होगा, पी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, उसको पी से दिखाते। पी कितना होगा? जीरो होगा। मैंने क्या बताया था कि वही काइनेटिक एनर्जी कभी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है, वही पोटेंशियल एनर्जी कभी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो मान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। चलिए एक तरह से इसको और समझाते हैं आपको। मैंने क्या बताया कि पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? एक तो मैंने आपको ऊंचाई वाली स्थिति बताई थी, और एक मैंने आपको बताई थी स्प्रिंग और गुलेल वाला एग्जाम्पल। हाँ, मैंने क्या कहा था कि अपनी स्थिति के कारण वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था कि जब कोई ऐसे खींचे रहेंगे धनुष को, अभी छोड़ा नहीं है, एकदम कड़ा से खींचा हुआ है, तो उसमें है पोटेंशियल एनर्जी। कोई स्प्रिंग ऐसे खींच करके रखा है तो उसमें है पोटेंशियल एनर्जी। कोई गुलेल ऐसे खींच करके रखा है तो उसमें है पोटेंशियल एनर्जी। मैंने ये आपको बताया था। तो ये यहाँ पर क्या खींच करके रखा है? क्या कुछ है क्या? यहाँ कुछ नहीं। जब ये मान लिया यहाँ पर पहुंच गया तब फील होगा कि कुछ खींच करके चला गया, यानी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ तो जब होगा तो लगेगा कि एकदम ऐसे रुका हुआ। हाँ, तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति नहीं बन रही। गुलेल की स्थिति तब बनती है जब थोड़ा सा खींचा होता है ना, धनुष की स्थिति तब जब खींचा होता है, स्प्रिंग जब खींची हुई होती है तब विशेष स्थिति बनती है ना। और मैंने आपको बताया कि विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम, तो यहाँ पर है तो ये तो अभी ऐसे सामान्य स्थिति में है। जब यहाँ चला जाएगा तब हम कहेंगे कि विशेष स्थिति है। विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, ठीक ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी होती है जीरो। चलिए इधर देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अगर यहाँ मैक्सिमम था तो धीरे धीरे भाई कोई चीज अपने अधिकतम अवस्था को प्राप्त कर लेगी तो धीरे धीरे कम होगा ना। जैसे मैं कहूं कि चलिए छोड़िए, यहां पर मैक्सिमम था, अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा कम होगा। यहां मैक्सिमम ये जा सकता है अधिकतम दूर, तो यहां पर क्या होगा? यानी यहां पर v हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा भैया? जीरो। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। और जब v की वैल्यू जीरो हो जाएगी यहाँ रख दीजिए, k की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है ना। अब s यहाँ पर देखिए, मैंने क्या कहा? ये क्या है? ये है कि जितना दूरी तक जा सकता है, जितना दूरी तक जा सकता है यानी कि जितना अधिक विस्थापन वो तय कर सकता है। तो यानी यहाँ पर क्या होगा? s क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और यहां पर P क्या होगा? P भी होगी मैक्सिमम। बात आई कि नहीं समझ में? समझ गए? नहीं समझे? इसका जस्ट उल्टा होगा वहां पर, और ये जो चीज होगी वही यहां होगी। V बराबर जीरो, K बराबर जीरो, S मैक्सिमम, P मैक्सिमम। ठीक है ना। यहाँ v मैक्सिमम तो यहाँ v जीरो, यहाँ k मैक्सिमम तो यहाँ k जीरो, यहाँ s जीरो तो यहाँ पर s मैक्सिमम, और यहाँ p जीरो तो यहाँ p मैक्सिमम है। यानी दो चीज यहाँ पर मैक्सिमम है और दो चीज यहाँ पर मैक्सिमम है। दो चीज यहाँ जीरो है और दो चीज यहाँ जीरो है, लेकिन उल्टा है। जो यहाँ मैक्सिमम है वो यहाँ जीरो है, और जो यहाँ जीरो है वो यहाँ मैक्सिमम है। और जो यहाँ की स्थिति होगी वही यहाँ की स्थिति होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको गोलक में बताया था कि उधर जाएगा फिर इधर जाएगा, और ये क्या है? जो मैक्सिमम विस्थापन उसने की। समझ गए? चलिए तो ये रट लीजिए आप यहाँ पर।
तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामान्य दोलक का दोलन कर रहा है, ऐसे में जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, त्वरण की स्थिति क्या होगी? एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन होगा यहां पर मैक्सिमम, इस स्थिति में, यानी यहां पर होगा एक्सीलरेशन मैक्सिमम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, जब आप कहते हैं ना, जब एक्सीलेटर आप लेते हैं तभी तो आप कहते हैं कि बहुत तेज गति से बहुत ज्यादा दूरी तय कर लिया, बहुत ज्यादा दूरी तय कर लिया। कुल मिला करके जब यहां पर पहुंचेंगे तो आपका एक्सीलरेशन कितना होगा? मैक्सिमम। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी अलग है और एक्सीलरेशन अलग, और यहां पर एक्सीलरेशन होगा 0, तो यहां पर भी मैक्सिमम होगा। इधर वाली चीज ही यहां लिखिए, समझ ले लाला? लाला नहीं समझे? अरे लिख तो दिया यार, बार बार क्या लिखे। 5 चीज याद रख लीजिएगा, समझ में आए तो ठीक है भाई। इसी त्वरण से तो इसने दूरी तय किया होगा। एक्सीलेटर किस लिए लेते हैं? ताकि किस लिए लेते हैं एक्सीलेटर? अब बाइक चला रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे। तो याद कर लीजिए, बीच में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, चूंकि वेलोसिटी मैक्सिमम तो इस फार्मूले के अनुसार काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और याद रख लीजिए, अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, उल्टा संबंध। क्यों? क्योंकि सारी एनर्जी तो काइनेटिक में चेंज हो गई, पोटेंशियल के लिए बची ही नहीं। विस्थापन यहां पर क्या है? 0 है, चूंकि अभी तो यहीं पर रुका हुआ, अभी कहां पाई किया। एक्सेलरेशन बीच में 0 होता है, समझ में आया? एक्सेलरेशन वाला तो ठीक है ना, ये रट लीजिए। और वहां पर इसके जस्ट उल्टा, ठीक। चले, तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। भैया त्वरण शून्य है ना यहाँ बीच वाले में, ठीक है ना? यानी 1 नंबर सही है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। कहता है कि हर दोलन में गोलक 2 बार किसी निर्दिष्ट वेलोसिटी को प्राप्त करता है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अजान हो रही है, थोड़ा सा आज मुझे लगता है ज्यादा तेजी से हो रही है। डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? बताऊं? रुक जाते हैं थोड़ा सा। ईश्वर का नाम कोई ले रहा है, हम लोग भी ले लेते हैं, सही सिलेक्शन हो जाए। है? कह रहा है एक दोलन, आपको बताया था ना कि एक दोलन में कितना होता है? हो गया। कह रहा है कि हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त कर लेता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी निर्दिष्ट वेग को प्राप्त कर लेता है। अब बताइए 2 बार हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा?
V0, इधर भी V0, ऐसे जाएंगे 0, फिर वहां से लौटेंगे ऐसे, ऐसे जाएंगे 0, फिर भैया ऐसे गए V0 मिला, फिर यहाँ पर आए V मैक्सिमम मिला, फिर यहाँ पर गए V0 मिला, फिर यहाँ आए V मैक्सिमम मिला। तो अगर आप देखेंगे तो V0 कितनी बार मिला, 2 बार मिला ना। अब ये जब 4 बनता है तो एक दोलन होता है, तो इसमें अगर मैं V0 देखूं कितना मिला, तो V0 कितना मिला, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार हो गया। V मैक्सिमम कितनी बार मिला, V मैक्सिमम कितनी बार मिला, हाँ 2 बार V मैक्सिमम मिल गया होगा। अपने से कल्पना कीजिएगा 2 बार आएगा कोई भी वेलोसिटी उसमें। मैंने मैक्सिमम 0 इसलिए लिया ताकि जल्दी समझ में आए, एक बार यहाँ एक बार यहाँ 2, ठीक है ना। तो यहाँ मैक्सिमम था, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आके यहाँ चला गया, यहाँ ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर यहाँ चला गया, ऐसे करके। तो कुल मिलाकर के 2 बार होगा। ये भी सही, हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करेगा। दोलन के दौरान जब गोलक चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। चरम स्थिति पर जब पहुंचेगा यहाँ पर, तो गति का मतलब वही स्पीड की बात कर रहा है, वेलोसिटी की बात करता है, और त्वरण कह रहा है दोनों शून्य होंगे। देखिए यहाँ पर तो स्पीड यानी वेलोसिटी तो शून्य है, यानी गति तो शून्य होगी। चरम स्थिति यही वाली बता रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी तो शून्य होगी, लेकिन क्या त्वरण भी शून्य होगा? नहीं भैया, त्वरण शून्य नहीं होगा, त्वरण तो मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन। ठीक, तो 3 गलत। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। आयाम किसे कहते हैं? यही जितना ये मैक्सिमम दूरी तय करता है उसी को आयाम कहा जाता है। तो जरा ये देखिएगा, जैसे एक बार मार दीजिएगा तो ऐसे पहले यहाँ तक गया होगा, ऐसे, मतलब कि समय के साथ साथ क्या होता जाता है, कम होता जाता है। पहले अगर मारेंगे, पहला धक्का ऐसे मार दिया, एक बार मार के छोड़ दिया, तो पहले यहाँ तक गया होगा, ऐसे लेके यहाँ तक आया होगा, ऐसे लेगा, फिर लेकिन जब दूसरी बार जाएगा तो फिर वहां तक नहीं जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। तो कुल मिलाकर के समय के साथ ये जो ये था, फिर यहीं जाएगा, फिर यहीं तक आएगा, फिर यहीं तक आएगा, 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 यहाँ तक। उसी प्रकार से इधर पहले यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहीं तक आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि आयाम का मतलब वही जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, समय के साथ कम हो जाएगा। सही है। 3 गलत है, बाकी सब सही है। 1 2 4। पता नहीं भैया क्या कह रहा है। वीडियो ज्यादा बड़ा हो गया है, खत्म करते हैं। देखिए, झारखंड वाले लड़के का कुछ क्वेश्चन था, उसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा डिटेल में, कहोगे तो। कुल मिलाकर के वो कुछ बता रहा था कि सर जब कोई चीज़, मैंने बताया था क्वेश्चन शायद कि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही होगी तो क्या परिवर्तित नहीं होगा, तो मैंने बताया कि उसका भार जो है परिवर्तित नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। वो कह रहा था कि सर उसके कोई भैया हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं भार 0 हो जाएगा। देखिए, वो जो 0 की बात है वो अलग स्थिति में होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। वहां पर मैंने वहां पर जो बताया है, जब वायु नहीं है, मैंने कहा कि जब क्वेश्चन में ये ना दिया रहे कि हवा है या नहीं है, तब आप मान के चलिएगा कि हवा नहीं है, और जब हवा नहीं है तो जो मैंने आपको बताया है वही आंसर सही होगा। आपके भैया जो बता रहे हैं वो दूसरी चीज बता रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं 0 होगा। वो 0 की स्थिति कब बनेगी? वो विस्कस मीडियम, उसमें तमाम अपना लगता है कि नेट फोर्स निकालेंगे, mg निकालेंगे, Fe बराबर mg होता है, फिर F नेट फोर्स 0, ये सब बताऊंगा आपको, अगले लेक्चर में बता दूंगा। देर बहुत हो रही, ठीक है ना, मुझे भी कहीं जाना है। कुल मिलाकर आप ये जान लीजिए कि अगर वायु नहीं है, हवा नहीं है, तो जो मैंने आपको बताया सही है। और जब क्वेश्चन में ना दिया रहे कि हवा है कि नहीं है, तो आप मान के चलिएगा कि हवा नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें क्वेश्चन में नहीं दिया था कि हवा है या नहीं है, तो मैंने मान लिया कि हवा नहीं है, और हवा नहीं है तो वो जो मैंने अपरिवर्तित आपको बताया था वो सही है। चलिए।